आज की ये कहानी एक अंधे कानून की कहानी है। कानून की प्रतिमा जो है, जिस देवी को दिखाते हैं कानून के प्रतीक के रूप में, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। पता नहीं क्यों पट्टी बंधी रहती है। पुराने समय से रिवाज चले आ रहे हैं, ऐसे कई रिवाज यूनान वगैरह से निकले हुए हैं। होगा ऐसा कोई रिवाज, लेकिन हिंदुस्तान में तो सच में ही अंधा कानून है। कानून देखता नहीं है किसी को। अभी ये बात एक बार फिर बहुत बुरी तरह साबित हुई है जब छत्तीसगढ़ में पीएससी के नतीजे आए। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य में सरकारी नौकरी देने वाली सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी सरकारी नौकरियां इसी के रास्ते से मिलती हैं। अभी जब रिजल्ट आया इसका, 2021 के इम्तिहान थे, उसके रिजल्ट अभी आए। उस लिस्ट को देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। 2 लोग एक अफसर के घर के हैं, 2 लोग एक अफसर के घर के हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है। ऐसा लगता है कि पीएससी चेयरमैन से लेकर एक आईएएस अफसर तक और दूसरे बड़े बड़े ताकतवर लोगों तक, सत्तारूढ़ लोगों के पसंदीदा लोगों तक, यही लोग काबिल रह गए हैं। इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना है। अब ये आरोप तो ताज़ा हैं, अभी पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं, और ये 3 दिनों से भी इसलिए चल रहे हैं। एक खबर हमारे यहाँ के एक कॉलम में छपी थी, और उसके बाद ये लगातार ये बवाल बढ़ते चले जा रहा है कि ये कैसे घपला चल रहा है ये। अब इसमें पीएससी के चेयरमैन जो हैं, उनके एक दत्तक पुत्र हैं। उनका नाम इस लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में, बिना सरनेम के छपा है। शायद इसलिए छपा हो कि सरनेम देखकर पीएससी चेयरमैन से कोई रिश्ता न जोड़ ले उनका। इसी तरह राज्यपाल के सचिव हैं अमृत खलको, उनकी बेटी और बेटे दोनों टॉप 15 में आ गए हैं। एक डीआईजी हैं, उनकी बेटी 11वें नंबर पे है। कांग्रेस नेता की बेटी और दामाद दोनों इसमें आ गए हैं। कोई और कांग्रेस के किसी नेता के करीबी रिश्तेदार हैं, वो आ गए हैं। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको क्या उतनी लिस्ट को पढ़ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की अगर लिस्ट निकलती है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है, तो लोगों का पीएससी के ऊपर क्या भरोसा बचेगा। मुझको कुछ लोगों ने बतलाया, मैंने अपने रिपोर्टर से और पूछा तो उन्होंने बतलाया कि बीते वर्षों में भी इन्हीं लोगों के, ऐसे ताकतवर पीएससी से जुड़े हुए लोगों के, कुछ और लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आज ये जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें जिन लोगों को शक है कि उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, और पहुंच वाले ताकतवर लोगों को सेलेक्ट किया गया है, इनके खिलाफ इनके पास क्या रास्ता है? ये अदालत जा सकते हैं। मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि अदालत जाने से क्या होगा, क्योंकि अदालत की देवी आंखों पे पट्टी बांधकर खड़ी हुई है। दिखाने के लिए वो एक तराजू लेकर खड़े रहती है कि वो इंसाफ कर रही है, बराबरी का नापेगी, तौलेगी। लेकिन वो शायद कोई गंगा इमली या अमरूद बेचने वाली ज़्यादा दिखती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में वो कोई इंसाफ करते दिखती नहीं है ये देवी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि 2003 का यहाँ पर पीएससी का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था 2003 में। लोगों के नंबर, कई लोगों के नंबर कम कर दिए गए थे, छांटे हुए लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए थे, और सूचना के अधिकार के तहत जब पूरे मामले को निकाला गया, पूरा भांडाफोड़ हुआ, तो पता लगा कि जिन लोगों को पीएससी के सिलेक्शन लिस्ट में एकदम नीचे रहना था, उनको सबसे ऊपर कर दिया गया है। जिनको सबसे ऊपर रहना था, उनको नीचे कर दिया गया है। नंबरों के इस सिलसिले को करने का तरीका जो है, उसको स्केलिंग कहते थे पीएससी में। मैं उसकी बारीकियों में जाना नहीं चाहता। कुल मिला के ये था कि बड़ा भयानक भ्रष्टाचार हुआ था। उस समय भी पीएससी में जो लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग उस समय पीएससी की कुर्सियों पे बैठे हुए थे, उनकी बेटी, बेटा, रिश्तेदार सब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन गए थे उस समय। मुझको ध्यान है, मैंने उस समय उसकी बहुत ही आक्रामक तरीके से रिपोर्टिंग की थी। बहुत से उनके
हाथों से लिखे हुए कागज़ पीएससी के मेंबर्स के, उनके हाथों के लिखे कागज़ को लेके कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी। और मैं आज जब 2003 की उस पीएससी के एक पिटिशनर रविंद्र सिंह से बात कर रहा था, तो उन्होंने ही मुझको याद दिलाया कि आप हमारे आंदोलन में आकर हमारा साथ देते, खड़े रहते थे। तो 2003 की पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, वो मामला चलते रहा 2008 में जाके पीएससी ने हाई कोर्ट में मान लिया कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमको मौका दिया जाए, हम सिलेक्शन लिस्ट को सुधार कर दोबारा निकालेंगे, हमारे से गलती हुई है। इस बीच में पीएससी के जो चेयरमैन थे अशोक दरबारी, यहाँ के रिटायर्ड डीजीपी थे छत्तीसगढ़ के, उनका कोई लेना देना नहीं था पीएससी के इम्तिहान के रोज के कामकाज से। अंकों का लेना देना ये सब गोपनीय विभाग, परीक्षा विभाग, इनका काम था। चेयरमैन तक इसकी कोई फाइल जाती नहीं थी सिलेक्शन की। लेकिन हुआ ये कि पीएससी में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों ने जाके राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। राजभवन में उस समय एक रिटायर्ड फौजी के.एम. सेठ थे, तो उन्होंने बड़ा उसके ऊपर हंगामा मचाया सरकार में कि राजभवन में आके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शायद गालियां भी दे दी थी। उस समय एक दूसरे रिटायर्ड फौजी बगई यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे। तो दो रिटायर्ड फौजी सीनियर ऑफिसर जब एक शहर में रहते हैं ताकत की कुर्सियों पर, तो जाहिर है कि उनका रोज़ शाम का उठना बैठना था। इसके आगे का मैं नहीं कहता, आप खुद ही अपनी कल्पना लगा लीजिए। तो इतना दबाव गवर्नर ने डाला, सेठ ने और बगई ने, चीफ सेक्रेटरी रहते उनका साथ दिया। रमन सिंह नए नए मुख्यमंत्री थे, शायद पहला ही कार्यकाल था उनका, और 2006 का ये मामला था। तो गवर्नर और इनके दबाव में आके इन्होंने उसको, दरबारी को, पीएससी चेयरमैन से इन्होंने निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी, निलंबित कर दिया। मुझको पूरा मामला बहुत करीब से मालूम था, मैं उसको देख रहा था लगातार। मैंने अखबार के पहले पन्ने पर लगातार एडिटोरियल लिखे थे इस बात को लेकर कि राज्य सरकार ये गलत कर रही है, हर चीज़ की जिम्मेदारी एक जगह पहुंच के रुकती है, दरबारी इसमें जिम्मेदार नहीं है, दरबारी के नीचे के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात थी, उस वक्त नीचे के जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना छत्तीसगढ़ की सरकार को इस राज्य के जातिवाद के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था। बड़ी मजबूत जाति के थे वो परीक्षा नियंत्रक, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आके गिर रही थी, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल था, क्योंकि उस जाति के, उस समाज के वोटर बहुत हैं। नेता बहुत बड़े बड़े थे उस वक्त, रमन सिंह की सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी रह चुके नेता थे उसमें बड़े बड़े। तो हुआ ये कि दरबारी बिना राजनीतिक पहुंच वाले थे, तो ये सिर बलि चढ़ाना ठीक लगा लोगों को कि कम से कम एक पीएससी के आंदोलनकारियों को लगे कि हमने कुछ किया। मैंने उस समय भी रमन सिंह से इसका विरोध किया था, अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था कि पीएससी चेयरमैन को हटाना गलत काम है, ये करना नहीं चाहिए, ये इनका कोई कसूर नहीं है। आखिर में जाके मैं आपको बतलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जाके दरबारी इस केस को जीत के आए थे। बहुत ही ईमानदार अफसर थे, बहुत अच्छी उनकी साख थी, सादगी का जीवन गुजारते थे। 2 कमरे के एक फ्लैट में रह लेते थे, वो बंगला नहीं लिया था उन्होंने। बहुत सीधे सरल व्यक्ति थे, ईमानदार थे। उनको फंसाया, लोगों ने घेर कर मारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस समय वो एकदम साफ निकल कर आए और अदालत ने माना कि दरबारी के साथ ही गलत काम हुआ था, उनको हटाना गलत था। ये फाइल राष्ट्रपति तक गई थी। खैर, आज मुद्दा पीएससी का है। तो 2003 की पीएससी के गड़बड़ियों के खिलाफ जो लोग पिटीशन लेकर हाई कोर्ट गए थे, उनमें रविंद्र सिंह भी एक थे। मैं अभी जरा सी देर में रविंद्र सिंह की बातचीत, टेलीफोन पे मैंने उनसे लंबी बातचीत की है, मैं उसको अभी सुनवाता हूँ आपको रविंद्र सिंह ने क्या कहा था। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर साफ कर देना चाहता हूँ कि 2003 से अदालत में लड़ाई लड़ते लड़ते 2008 में पीएससी ने अदालत में माना कि हमसे गलती हुई है, हम दोबारा सही लिस्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने लिस्ट नहीं निकाली।
2016 में जाके एक दूसरे जज आए, चीफ जस्टिस थे वहाँ पे, दीपक गुप्ता। उन्होंने इस केस की सुनवाई की, लगातार सुनवाई की और एक कड़ा फैसला दिया पीएससी के खिलाफ, कड़ा फैसला दिया। लेकिन तब तक नौबत अलग हो गई थी। 2003 से 16 तक, इन 13 सालों में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था या नीचे सिलेक्शन हुआ था, ये लोग कमज़ोर थे। जिनका सिलेक्शन ऊपर के ओहदों पे हो गया था, बड़े बड़े अफसर वो बन गए थे, वो बड़ी जगहों पे थे, दिल्ली के बड़ी वकीलों को फीस देने की उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। आप समझ सकते हैं, मैं हर बात बोलना नहीं चाहता। वो लोग बड़ी ताकतवर कुर्सियों पर पहुंच गए थे वो लोग। उन्होंने दिल्ली में हरीश साल्वे जैसे एक बड़े वकील को किया। दूसरी तरफ जो 2003 में बेइंसाफ़ी पाने वाले लोग 2016 में हाई कोर्ट से, जिनको थोड़ा लगा कि अब इंसाफ मिला है, इन लोगों ने दिल्ली में जाके प्रशांत भूषण को अपना वकील किया। 2016 से आज 2023 हो गई है। इस 6 साल में सुप्रीम कोर्ट उस केस को किसी किनारे नहीं पहुंचा पाया है। 2003 का घोटाला और 2023 का घोटाला, इन 20 सालों में 2003 वालों को ही अभी इंसाफ नहीं मिला है। तो 2023 वाले जो हैं, ये किस हौसले से, ये क्या सोचकर, इनका क्या मॉरल करेज ऐसा रहेगा, मनोबल ऐसा रहेगा कि ये अभी हाई कोर्ट जाएं, 10, 15, 20 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट 5-10 साल उसके ऊपर और बैठा रहे, तब तक जिनका सिलेक्शन अभी हो गया है, ये लोग आज भी ताकतवर हैं, इन 10, 15, 20 सालों में और ताकतवर हो जाएंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी निकल रही है। 2003 से 2023 एक पीढ़ी निकल गई है। इस पीढ़ी को इंसाफ नहीं मिला है। अब उन लोगों का कोई सिलेक्शन भी होता है तो उम्र दराज हो चुके हैं वो, और जिनका सिलेक्शन हो चुका था, ऐसे मामले बहुत सारे राज्यों में हुए हैं जब अदालत ने ये कहा कि अब इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, ये डॉक्टर बन गए हैं, तो अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कई मामलों में होता है। यहाँ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट 2003 में क्या करेगा ये नहीं मालूम। 2023 में अभी जो लिस्ट को लेकर जो घोटाले की जो बात हो रही है, इसके बारे में मैं अगर रहा तो 2046 में हम फिर बात करेंगे। 2046 में मैं आपके सामने अगली खबर लेकर आऊँगा कि 2023 के घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुँचा है। ये इस देश में इंसाफ का हाल है। ये इस देश में पीएससी जिसके जिम्मे रहता है सबसे काबिल लोगों को छांटना, ताकि जनता के पैसे पे जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह पे सबसे काबिल कर्मचारी और अधिकारी राज्य को मिलें, जनता को मिलें। ये मकसद है पीएससी को बनाने का। ये उसका हाल है। ये 2003 में हाल था, ये उसके बाद में हाल था, ये आज हाल है। जो अफसर 2003 के सारे घोटाले का सबसे बड़ा जिम्मेदार अफसर था, जिसके बारे में मैंने कहा अभी आपको कि जाति के चलते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उसको कुल 2 वेतन वृद्धि उसकी रोक दी गई, बस ख़त्म हो गया। और जो 150 लोग पिटीशन लिए हुए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, वो बेइंसाफ़ी झेल रहे हैं। तो मैंने आपको संक्षिप्त में ये पूरी बात बतलाई है, लेकिन इस बात के लिए समझने के लिए हमको पहला पिटिशनर जो है 2003 का, जो मुझको टेलीफोन पे मिल गए अभी, जिन्होंने मुझको पहचान लिया, मैं उनसे टेलीफोन पे उनकी इजाज़त से जो बात रिकॉर्ड की गई है मैं उसको सुनाता हूँ। ये बात थोड़ी लंबी है लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इस प्रदेश की जनता से, यहाँ के जनता के पैसों पे चलने वाली सरकार से, उसके कर्मचारियों से जुड़ी हुई बात है। सुनिए रविंद्र सिंह का क्या कहना है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2003 के जिस बैच में आप लोग थे और पीएससी के खिलाफ आप लोग हाई कोर्ट गए थे, वो मामला क्या था, थोड़ा खुलासे से समझाइए मुझको। जी, जब 2003 की पीएससी का रिजल्ट आया, उस समय सूचना का अधिकार नया नया आया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम लोगों ने देखा बड़े बड़े अधिकारियों के, पीएससी के सदस्य के, अध्यक्ष के, उनके बेटे बेटी भतीजे सब सेलेक्ट हुए। तो हमारी शंका का आधार यहीं से हुआ। पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष खिलन राम जांगड़े की बेटी संतन देवी जांगड़े डिप्टी कलेक्टर बनी। पीएससी के जो सदस्य थे अमोल सिंह सलाम, उसकी भतीजी तनुजा सलाम,
वो डिप्टी कलेक्टर बनी। तो हम लोग को शंका हुई कि ऐसा क्या कारण है कि जो बड़े पद हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इसमें केवल और केवल बड़े पदाधिकारियों के पीएससी में जो है उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि अन्य लड़के सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? यही हमारी शंका का पहला आधार था। उसी समय सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था और हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने पीएससी में सूचना के अधिकार को पूरी ताकत से, शिद्दत से हम लोगों ने लगाया। और जब हम लोगों ने निकाला दस्तावेज तो आश्चर्यचकित हो गए। हमने देखा आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ, किसी लड़के का इतने करप्शन के बावजूद ज्यादा अंक था, उसका सिलेक्शन नहीं किया गया। एक लड़का सामान्य वर्ग का था, उससे पैसे ले लिए गए थे, उसको सिलेक्शन करते नहीं बना तो आरक्षित वर्ग में, एसटी वर्ग में कर दिया गया सिलेक्शन। 300 के पेपर में, हाँ बिल्कुल, 300 के पेपर में 304 नंबर दे दिया गया। एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में तो 75 नंबर का जो पेपर होता था, किसी का उसको 60 नंबर में किया गया, जांचा गया पेपर, किसी को 50 नंबर में जांचा गया। यहाँ तक जब पीएससी ने खुद भी अपनी आंतरिक जांच कराई कमेटी बना के, तो उसने तो यहाँ तक बताया जो प्रीलिम्स फेल हैं उनको मेंस में शामिल किया गया। और जो इतना ज्यादा स्कैनिंग का गड़बड़ था कि कम से कम 23 विषय होते हैं टोटल, उसमें 5-6 विषय के तो स्कैनिंग के डाटा ही नहीं थे। और मजे की बात, जिसने स्कैनिंग किया, जिससे सिलेक्शन होता है, उसने लिखित में दिया हुआ था एंटी करप्शन ब्यूरो को कि जो मैं स्कैनिंग का डाटा दे रहा हूँ वो अलग है और पीएससी जो प्रस्तुत कर रहा है वो अलग है। तो हर स्तर पे गड़बड़ी थी और जितनी ज्यादा गड़बड़ियां एक परीक्षा में की जा सकती थी उन लोगों ने पूरा किया। ये 2003 का मामला है। और पीएससी ने भी जब देखा कि सूचना के अधिकार से सारे दस्तावेज निकल गए हैं, बहुत पापड़ बेलना पड़ा। आंसर शीट निकाला हमने और देश में पहले लोग थे हमने जिन्होंने पीएससी के आंसर शीट को निकाला। तो हम लोगों ने देखा इतनी गड़बड़ियां हैं। फिर हम लोग हाई कोर्ट में याचिका लगाए। पीएससी ने मेरी और चमन सिन्हा की याचिका थी, उसमें स्वीकार किया कि स्कैनिंग करने में मुझसे गलती हो गई है और यदि नए सिरे से रिजल्ट जारी करेंगे तो व्यापक स्तर पे परिवर्तन होगा। मुझे लगता है देश की पहली पीएससी रही होगी छत्तीसगढ़ पीएससी जिसने ऐसा स्वीकार किया था। और केवल स्कैनिंग के मामले में ही नहीं, उसने आरक्षण के मामले में स्वीकार किया कि गलत हुआ है और उसने 12 बिंदुओं पे हाई कोर्ट से अनुमति मांगी कि मुझे पुनः रिजल्ट जारी करने दिया जाए। हाई कोर्ट ने कभी रोका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाई कोर्ट याचिका का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन पीएससी ने कभी उसको किया नहीं। अंततः 2016 में दीपक गुप्ता जी आए और उन्होंने लगातार सुनवाई की और जो उनके वर्डिक्ट में जो उन्होंने लिखा है उससे तो पीएससी को डूब मरना चाहिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पीएससी ने जो गलती किया शायद देश में कहीं नहीं होता। उन्होंने हाई कोर्ट पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया कि इतने लंबे समय तक इसको रोकना नहीं था करके। फिर उसके बाद 2023 में जो अभी रिजल्ट आया है हम देखते हैं तो फिर वही पुनरावृत्ति है। इतिहास भ्रष्टाचार के अपने आप को पुनः दोहरा रहा है। फिर 2023 में देखते हैं तो पीएससी के जो चेयरमैन है उनके रिश्तेदार का डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हो जाता है। पीएससी के सेक्रेटरी हैं उनका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। एक आईएएस है उसके दोनों बेटे डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं। तो ये फिर अंधेर गर्दी की शुरुआत है और फिर वही 2003 का दोहराया जा रहा है। इसकी व्यापक जांच करवानी चाहिए, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए तो बड़े बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि ये तो प्रारंभिक स्तर पे दिख रहा है और जैसे जैसे अंदर जाएंगे आरटीआई से करेंगे तो बड़े बड़े इसमें भ्रष्टाचार दिखेगा। क्योंकि ऐसा क्या कारण होता है कि पीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, सदस्य होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके कर्मचारी, उनके बेटे कहीं और तो सेलेक्ट होते नहीं है, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में पीएससी में क्यों सेलेक्ट होते हैं? और ऐसे लड़के जो योग्य हैं, जो यूपीएससी तो क्लियर कर पाते हैं, दूसरे राज्यों में जाके दूसरे राज्यों की पीएससी को क्रैक कर पाते हैं, वो छत्तीसगढ़ पीएससी में चयन से वंचित हो जाते हैं। इसका कारण मैंने है कि जो पीएससी का अध्यक्ष बनता है, सदस्य बनता है, उसका पहला प्राथमिकता होता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनाओ और मुक्ति पाऊं। और उसके साथ वो भ्रष्टाचारी करने के नए नए कारनामे करता है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। 3-4 महत्वपूर्ण विषय होते हैं, समाजशास्त्र, पब्लिक एड, एग्रीकल्चर। आपको आश्चर्य लगेगा जो 2003 की पीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जिसमें सबसे ज्यादा छात्र बैठते थे पब्लिक एड में, उसके 3 साल के पेपर मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है। 3 साल का पेपर पूरा एससीटी वैसी का वैसी छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था। एग्रीकल्चर का 100 क्वेश्चन एससीटी पूरा का पूरा। ये रविंद्र किस साल की बात थी?
मैं 2003 की बात आपको बता रहा हूँ। ये उसी साल में ये सब हुआ था मध्य प्रदेश की उसी साल में हुआ था। जैसे पब्लिक एड में सबसे छात्र बैठते हैं, तो क्या हुआ 2003 में पहली पीएससी हुई, 99 में लास्ट पीएससी हुई थी मध्य प्रदेश में, फिर 98, 97। तो छत्तीसगढ़ पीएससी का नया कारनामा था भ्रष्टाचार करने का कि 97 के पब्लिक एड का पेपर 1 नंबर से 33 नंबर तक एसिटीज, 33 से 66 नंबर तक एसिटीज और 66 से 100 नंबर तक का एसिटीज पेपर को वैसी का वैसी उठा दिया गया था। मतलब पीएससी के लोगों द्वारा कह दिया गया था कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्ष के जो प्रश्न पत्र आए हैं उसको पढ़ लो, पीएससी पास हो जाएगा। अच्छा। और तो और यही काम समाजशास्त्र में हुआ, जबकि इसी दोनों विषय में सबसे ज्यादा छात्र बैठते हैं। बुरा पक्ष है कि एग्रीकल्चर एक विषय था, कृषि, उसमें का 100 क्वेश्चन पिछले साल का जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था वैसी का वैसी पूरा उठा लिया गया था। मतलब सुनील जी, मैं आपको बोलूं कि आप एग्रीकल्चर पेपर लियो, एक काम करो, पिछले साल या 99 का मध्य प्रदेश का वो पढ़ लो। अनसॉल्व पेपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, उसका आंसर वही रहता है। एसिटीज उठा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ ने शुरुआत से ही, कांग्रेस का दौर था, पूरा का पूरा पेपर इन्होंने बेचा और बेचने का नया तरीका यही निकाला कि मध्य प्रदेश के पूरे पेपर को ले लिया गया था। तो ये पीएससी जो है शुरुआत से विकलांग, अपाहिज और मानसिक रोगी के रूप में पैदा किया गया था और इसकी मति भ्रष्ट इतनी हो गई है कि 2023 में जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि छात्र की प्रतिभाओं से कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मुझको एक बात बतलाओ रविंद्र, 2003 के पीएससी के रिजल्ट के खिलाफ आप लोग अभी तक लड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आज तक सेटल नहीं हुआ। 20 साल पूरे हो रहे हैं। हमको यही बात आश्चर्य नहीं, यानी मैं 1 मिनट पूरी कर लूं मेरी बात कि 2003 से 2023 हो गया। इस 20 साल में आपको इंसाफ नहीं मिला और ये एक नया घोटाला सामने आ गया और जब तक इस नए घोटाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तब तक इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ये प्रमोट होके आईएएस आईपीएस हो जाएंगे। ये इनमें से कुछ लोग रिटायर होने के करीब चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये क्या लगता है आपको, यानी ये 20 साल जो हो गए हैं पूरे के पूरे आपको लड़ते हुए, तो ये हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम पे आपको क्या लगता है? एक तो सरकार ने ये पीएससी बनाई जो सरकार के साथ घालमेल करके भ्रष्टाचार करती है। बिल्कुल। अब मुझे बड़ा अब अदालत 20-20 साल तक आपको कोई इंसाफ नहीं दे पा रही है, कोई रिलीफ तो आपको आज तक इफेक्टिव नहीं मिली है। बिल्कुल। मुझको ध्यान है कि जिस वक्त आपका आंदोलन चलता था मैं आप लोगों के साथ में खड़े रहता था इस आंदोलन में, इसकी रिपोर्टिंग देखते हुए, इस बारे में लिखते हुए आप लोगों के साथ रहता था उस वक्त में। और बिल्कुल। एक पूरी पीढ़ी निकल गई, पूरे 20 साल निकल गए और आज ज्यों के त्यों सड़क किनारे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये एक संवैधानिक उपबंध है। पीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है। माननीय हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय दोनों संवैधानिक संस्था है। हम तीनों पे एकदम भरोसा करते थे। प्रतियोगी छात्र के लिए पीएससी जो होता है वही मक्का है, वही मदीना है, वही केदारनाथ है, वही बद्रीनाथ है, वही क्रिश्चियनिटी का चर्च है। लोगों की आस्था इतनी होती है इस पर, और जब ये आस्था टूटता है तो लोगों का दिल ही नहीं टूटता है, एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है। तो युवा वर्ग का जो बहुत बड़ा भरोसा होता है वो तो टूटा ही टूटा। और जब इसने तोड़ा तो हम कहाँ गए, हम कहाँ जाते? हम उच्च न्यायालय गए। हम उच्च न्यायालय में लड़ते रहे, हमारे पास पैसा नहीं था। हम छात्र लोग आपस में कलेक्ट किए और राज्य के सबसे बड़े वकील को हमने हायर किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। पीएससी ने अपनी गलती 2007-8 में स्वीकार कर लिया था कि भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन बिल्कुल रिटर्न में स्वीकार कर लिया था। उसके बावजूद हमें 8 साल इंतजार करना पड़ा, और तब इंतजार करना पड़ा जब हमारे वकील माननीय उच्च न्यायालय के जज बन गए। हमारे पास लड़ने के लिए व्यक्ति नहीं था और हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं था। तो सबसे पहला कदम मैंने उठाया कि मैं इस केस को समझता हूं और इन पर्सन लड़ूंगा। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने वकील ना होने के बावजूद, क्योंकि तथ्यों को जानता था, मैं उच्च न्यायालय में खड़ा हुआ और कम से कम 12 जजों के सामने मैं खड़ा हुआ। बस एक ही चीज मन में विश्वास था कि एक बीड़ा उठाया है हमने, न्याय के लिए लड़ने की हमारी इच्छा शक्ति थी।
को न वकालत को मैं जानता था न समझता था, फिर भी हमने लड़ा और जो पीएससी की गलतियां थी उसको पूरी ताकत से रखे और उस समय दीपक गुप्ता जी साहब आ गए थे, हम उस केस को जीते और जब जीते 2016 में तो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि न्यायपालिका न्याय तो करती भले देर से हो और हमें पूरी उम्मीद थी माननीय उच्चतम न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा साल भर के अंदर निर्णय आ जाएगा, लेकिन आज 6 साल उच्चतम न्यायालय में नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ है? मेरे जैसे लड़ने वाले, चमन सिन्हा जैसे लड़ने वाले छात्र के साथ साथ अब लड़के डरते हैं कि पीएससी गड़बड़ करेगा तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे, एक पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, 20 साल निकल जाएगी, बिल्कुल क्या मिलेगा? आधा डर तो ये है और अफसोस की बात होती है कि पीएससी की इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी उनकी गड़बड़ियों को यह कहकर माफ कर दिया जाता है कि आगे से ना हो। 2003 की पीएससी, आपको आश्चर्य लगेगा सुनील जी, लोक सेवा आयोग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की संस्था नहीं, 5 या 10 व्यक्ति जो मेंबर बनते हैं वो सब मिलके करते हैं। मैं 2003 का आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य बताऊंगा, जब परिणाम जारी हुए तो आयोग ने उस रिजल्ट को अनुमोदित नहीं किया। अच्छा। बल्कि नोटशीट में, मेरे पास सूचना के अधिकार से रखा हुआ है, नोटशीट में संबंधित क्लर्क ने लिख दिया कि मैं इस परिणाम पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता, जिसको नोटशीट में लिया गया कि संबंधित क्लर्क के द्वारा इस परिणाम पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया और उसके बाद परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से वो रिजल्ट जारी हो गया। आप सोचिए, पहले तो लोक सेवा आयोग को सामूहिक जिम्मेदारी होती है, उसको अनुमोदित करना था, उसने नहीं किया। उस क्लर्क को मालूम था कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये पीएससी की नोटशीट में है, पीएससी की नोटशीट में। तो सोचिए कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार होता होगा और ये 2023 के भी ऐसा नोटशीट निकालेंगे। ये तो क्लर्क कौन था रविंद्र, आपको याद है क्या? जी बिल्कुल, मुझे बीपी कश्यप परीक्षा नियंत्रक का याद है। और उस क्लर्क का वहाँ बिल्कुल परीक्षा नियंत्रक ने अपने दस्तखत से निकाला, पूरा 2003 का रिजल्ट ही अवैध है क्योंकि पीएससी ने तो उसका अनुमोदन ही नहीं किया। तो जो आज लड़के वहां से चयनित हैं या जो आईएएस अवार्ड हो गए, वो तो शुरू से मतलब गलत है ना, तो उनका चयन ही गलत है, ये नौकरी कर रहे हैं, ये भी इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसमें चर्चित नाम कौन कौन से हैं जो उस समय सेलेक्ट हुए? पद्मिनी भोई रही हैं, राज्य की टॉपर थी। वो पीएससी के वकील रवि भोई थे, उनकी बिटिया थी। चंदन देवी जांगड़े, जो खेलन राम जांगड़े पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनकी बेटी थी। तनुजा सलाम, वो अमोल सिंह सलाम की भतीजी थी। और तमाम जो लोग थे, सारे लोग बड़े बड़े थे, जितने मेहनत करने वाले छात्र थे, उनका तो कहीं चयन हुआ नहीं और ये प्रमाणित भी हुआ। आप सुनील जी, उस समय जब हम लोग आंदोलन करते थे रोड में, बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, महासमुंद, कंवरदा, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से हम लड़के लेके आते थे, हम लोग जेल गए, हम लोग जेल गए। तो हम लोगों ने जब दस्तावेज देखा ना, तो आपको एक लाइन की बात बता रहा हूँ कि इतना तो KG 1 में भी नहीं होता था, क्योंकि जब पीएससी का सिलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, तो मार्कशीट नहीं दी गई। बताइए, मार्कशीट के लिए हमको लड़ना पड़ा कि मार्कशीट हमारी दो, क्योंकि उन्होंने पूरा गड़बड़ झाला कर दिया था। अब पूरा स्केलिंग से खेल दिया गया था। और अभी भी फिर मेरा दावा है, मैं वादा करता हूँ कि यदि इसकी जांच हो, क्योंकि जिस तरह से चयन हुआ है 2003 से भी बड़ा इसमें भ्रष्टाचार निकलेगा। बस अफसोस वही बात होगी कि जो लड़ने वाले छात्र हैं, उनकी इच्छा शक्ति क्या होगी, क्या वो 20 साल इंतजार कर पाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे लड़ने के लिए लड़के? क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट में आज हो क्या रहा है, जो चयनित है वो हरीश साल्वे जैसे बहुत बड़े वकील को खड़ा कर सकते हैं। ठीक बात है, उनके पास तनख्वाह है पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मिनटों पे ऐसा है, 5-5 लाख रुपए एक लोग देंगे। यदि 50 लोग भी देते हैं तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। हम तो आजीवन न कमा सके। तो जो लड़ने वाला छात्र है वो सबसे ज्यादा निराश जो है माननीय उच्चतम न्यायालय से है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, शायद कंटेम्प्ट ना हो, फिर भी भरोसा होने के बावजूद हमें लगता है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान तो होता है, उससे भी बदतर है ये। उससे भी बुरा बर्बाद होने के बाद किसी को देंगे तो क्या मतलब है? आपके वकील कौन है वहाँ पे? प्रशांत भूषण है? वहाँ प्रशांत भूषण जी हैं। उनका क्या कहना है, क्यों इतनी देर हो रही है? इसमें 2-3 बातें थी। एक, सबको फिर से नोटिस जारी किया गया था, सबको रिप्लाई देना था। करीब 150 लोग हैं।
150 लोग। हाँ। जब हाई कोर्ट ने सबका वो ले लिया था, व्यू ले लिया था, हाँ। सबका रिप्लाई ले लिया था, तो मुझे समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ। मैं तो हाँ। स्पष्ट कहता हूँ, क्या बड़े बड़े वकीलों के ये हाँ। कानूनी दांव पेच है हाँ। जिसके कारण इस तरह का करना पड़ा। जब उच्च न्यायालय में उनका वो आ चुका था, स्टैंड आ चुका था, उनका अभिमत आ चुका था, उन्होंने बिल्कुल। अपने विचार दे दिए थे, तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से करने की क्या जरूरत थी। और उसमें से 2003 से चयनित 2 छात्रों की मृत्यु हो चुकी है, अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनका रिप्लाई नहीं जा रहा है, इसलिए वो पड़ा हुआ है पेंडिंग। लेकिन क्या उच्चतम न्यायालय में भी 6 साल, अभी तो निर्णय नहीं मालूम और कितने साल नहीं आएंगे, तो जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे और हम योग्य नहीं रहेंगे, हमारी नौकरी करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब निर्णय देंगे, तो क्या मतलब है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यहाँ जो दस्तावेज लगे थे, सारे दस्तावेज सूचना के अधिकार से पीएससी ने दिया था, किसी दूसरे ने नहीं दिया था। पीएससी ने खुद दिया था। उसके बावजूद क्यों निर्णय देने में इतना लेट होता है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। भाई पीएससी खुद कह रही कि मैंने गलती किया है, तो गलती किया तो सजा दो ना, छात्रों को क्यों दे रहे हो सजा। बीपी कश्यप की जांच रिपोर्ट हुई थी, उसमें आयोग ने माना इन्होंने गड़बड़ी की। मैं तो आपको पीएससी का जांच रिपोर्ट दूंगा, तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। उसके बावजूद उनकी 2 इंक्रीमेंट रोकी गई थी बस। किसकी? परीक्षा नियंत्रक की, जिसने पूरे परीक्षा को पूरे 150 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी, और उसको मात्र 2 इंक्रीमेंट रोका गया। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा न्याय है, और कैसे भरोसा करें। हमारा तो विश्वास जो है पीएससी से टूटा ही टूटा है। हकीकत यह है न्यायालयीन प्रक्रियाओं से भी टूटा हुआ है। यदि न्यायालयीन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त और कोई विकल्प होता तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते। ये हम मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं कि मजबूरी में हमको उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। अफसोस होता है सुनील जी, मैं रास्ते बदल के जाता था जब हाई कोर्ट जाता था, तो बिलासपुर, तो यदि रायपुर से बिलासपुर जा रहा हूँ तो मैं लोगों को बताता था मैं कंवर्धा तरफ से जा रहा हूँ, और जब कंवर्धा तरफ से आता था तो लोगों को बताता था, रायपुर से डर होता था, भय होता था। लोग मजाक उड़ाते थे, रविंद्र कब तक लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ तक एक दिन की बात बता रहा हूँ आपको, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू था जब मैं हाई कोर्ट जा रहा था। बस कर बेटा, बहुत लड़ लिया तू, कितना लड़ेगा। उस दिन दिल टूटा था, लेकिन एक भरोसा था कि हम लड़ रहे हैं। और आप विश्वास करेंगे 40-45 वकील के सामने, जो हम न वकालत जानते थे न कुछ नहीं जानते थे, और हमने केस को जीता, और जीता तो बहुत उमंगे थी, बहुत उत्साह था। फिर उच्चतम न्यायालय में 6-6 साल हो गया। अफसोस होता है सुनील जी। ये रविंद्र सिंह की दुख तकलीफ आपने सुनी, उनको कोई उम्मीद नहीं बची है। 20 बरस पूरे हो गए हैं उनको अदालत की लड़ाई लड़ते, और जैसा कि उन्होंने बतलाया अभी कि वकीलों को पैसा देने के लिए उनके पास नहीं था, तो हाई कोर्ट में उन्होंने खुद केस लड़ा। इन पर्सन खड़े हुए, वो वकील की जगह खुद ही खड़े हुए, वो केस को इतना समझ चुके थे, उनके पास वकील के लिए पैसा भी नहीं था। वो हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो अफसर उस समय से 2003 से छांटे हुए, जो आज बड़ी जगहों पर हैं, उन्होंने बहुत बड़े वकील को किया हुआ है। रविंद्र सिंह की बात आपने सुनी है कि 6 बरस क्यों गुजर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्यों इस मामले की बारी नहीं आ रही है, इसकी तरफ उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया है। अदालत की अवमानना से बचते हुए किया है। पट्टी बंधी रहती है, न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। और देवी की तो एक प्रतिमा है, वो कोई ग्रीक देवी होगी जिसको कि न्याय की देवी के रूप में पूरे दुनिया में माना गया है, उसकी आंखों पर पट्टी है। लेकिन पट्टी हिंदुस्तान की पूरी जुडिशरी की आंखों पर भी है। पट्टी हिंदुस्तान की पीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के आंखों पर भी है। आपने अगर रविंद्र का पूरा कहा हुआ ध्यान से सुना होगा तो आप सोच सकते हैं कि संवैधानिक संस्था बनाकर जिस पीएससी को बनाया गया है उसके कामकाज का क्या हाल है। आने वाले दिनों में हम सड़कों पे आंदोलन भी देखेंगे, अदालतों तक दौड़ भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि आज जिनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, आज जिन काबिल लोगों को छोड़कर नाकाबिल लोगों को घरेलू और रिश्तेदारी वजहों से छांटा गया है, उनका क्या होता है हम देखेंगे। और ज़रूरत रहेगी तो 10, 20, 25 बरस बाद फिर मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम रोज़ जब वहाँ पर लोगों को बढ़ते देखते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलेंगे।